हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं तथा उनको दूर करने के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो हमारी रासायनिक समीकरण होती क्या है और उसकी जो सीमाएं हैं वह क्या क्या है और उनको दूर करने के लिए करने के तरीकों का हमें वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? रासायनिक समीकरण की सीमाएं एवं सही करने के तरीके। सही करने के तरीके। अब हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक समीकरण होती क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, उसको सही करने के क्या क्या उपयोग किए जा सकते हैं, कि क्या क्या तरीका अपनाया जा सकता है कि जिससे हमारे जो रासायनिक समीकरण है वो सही हो जाए। चलिए हम देखते हैं। तो रासायनिक समीकरण, सबसे पहले ये रासायनिक समीकरण होती क्या है। तो हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण, तो किसी भी चीज को अगर हमारे पास कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसको शब्दों में ना लिख के हम क्या करते हैं, जो रासायनिक सूत्र है अभिकारक का, हम किससे दायां ओर लिखते हैं, बाएं ओर अभिकारक को लिखते हैं और दाएं ओर हम किसको लिखते हैं, उत्पाद को। और उसके साथ उनके अगर दो अभिकारक है तो उनके बीच प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। चलिए हम देखते हैं। तो सीमाएं क्या क्या है उनकी? सीमाएं, तो सीमाएं बोलो या फिर इनकी कमियां बोल सकते हो कि कमियां क्या क्या है इसमें। तो वो क्या क्या हो जाएगी? पहली कमी क्या है कि जो रासायनिक समीकरण है उसमें क्रियाकारक व उत्पाद की सांद्रता ज्ञात नहीं होती है। तो जो हमारे रासायनिक समीकरण है, रासायनिक समीकरण में क्रियाकारक या अभिकारक जो होते हैं हमारे, वो क्रियाकारक एवं उत्पाद की सांद्रता ज्ञात नहीं होती है, ज्ञात नहीं होती है। ये हो गए पहली कमी। दूसरी कमी क्या है? दूसरी कमी है हमारी रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया के तीव्र तथा मंद होने की दर का पता नहीं चलता। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता नहीं चलती कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रासायनिक समीकरण द्वारा अभिक्रिया के तीव्र या मंद गति दर का पता नहीं चलता है। तीसरा क्या है? रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की पूर्णता का पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। तो ये तो ऐसी सीमाएं हो गई जिनको हम ऐसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि अब रासायनिक अभिक्रिया तीव्र है या मंद है तो उसके लिए हम क्या, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शंस निकालते हैं। फिर रासायनिक समीकरण की पूर्णता पता नहीं चलता, तो वो सारी इनकी जो होती है उसके लिए हम केमिकल जो काइनेटिक्स होता है
उस जो पार्ट होता है हमारा उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसी से हमें पता चलती है कि क्रियाकारक उत्पाद की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या क्या है। अब उनको तो दूर करने की जो कमियां हैं वो कौन कौन सी है जिनको हम आसानी से दूर कर सकते हैं, वो हम लिखते हैं यहाँ पे। पहली, अभिक्रिया अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था। तो जो रासायनिक समीकरण लिखा गया था तो उसमें हम क्या करते हैं, भौतिक अवस्था को नहीं दर्शाते हैं। लेकिन अगर हम समीकरण के साथ भौतिक अवस्था को हम आसानी से दर्शा सकते हैं। जैसे अगर ठोस है तो एस के द्वारा, अगर गैस है तो जी के द्वारा, और लिक्विड है या द्रव है तो वो एल के द्वारा, अगर जलीय विलयन है तो ए क्यू के द्वारा। तो उनको इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। पांचवी जो कमी है वो क्या है, वो अभिक्रिया ऊष्मा सेपी है, ऊष्मा सेपी है या ऊष्मा शोषी। इसका भी हमें पता नहीं चलता, ये भी हमारे का पता ना चलना, ये भी एक हमारी कमी है। सिक्स हमारी कमी क्या है, गैस के उत्सर्जन की जानकारी। तो हमारी कोई भी अगर गैस है, गैस मुक्त होने की जानकारी पता ना चलना। और सातवां क्या है, अवक्षेप वाली, अवक्षेप बनने पर पता ना चलना। और आठवां क्या है, अभिक्रिया की शर्तों का पता ना चलना, ना चलना। और नौवीं क्या है, जो हमारी अभिक्रिया है वो उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय। अभिक्रिया उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय होने का पता ना चलना। तो ये तो क्या हो गई हमारी कमियां। तो अब इनकी कमियों को हम दूर करने के लिए जो उपाय है वो कौन कौन से हैं, उपाय। तो पहला जो है हमारी, रासायनिक समीकरण जो अभी क्रियाकारक उत्पाद है उसकी सांद्रता ज्ञात नहीं होती है। अगर हम रासायनिक समीकरण में अगर उनकी सांद्रता भी साथ में लिख दें तो हमें पता चल सकता है। जैसे कि कोई भी हमारे पास अभिक्रिया है, जैसे मैंने मान लिया Zn है प्लस H2SO4 है और ZnSO4 प्लस H2 है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इसका 1m, इसके 1m और इसका प्रारंभिक जो भी है और बाद में जो बना उसमें 0.5 एम है, ये है 0.5 एम, किस पे, टी बराबर टी टाइम पर। ठीक है, या फिर टी बराबर 0 भी हो सकता है, 1-2 मिनट। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि उसकी सांद्रता क्या है। या प्रारंभिक सांद्रता अगर हम दे दें कि अगर टी बराबर यहाँ पे 0 है और ये प्रारंभिक सांद्रता है इतनी, तब भी हम पता लगा सकते हैं। दूसरा, अब रेट ऑफ रिएक्शन जो है ROR, वो हमें केमिकल काइनेटिक्स से पता चलती है और उसी से हमें पता चलता है कि जो हमारी अभिक्रिया है वो पूर्ण हुई या नहीं हुई, पूर्ण होने में कितना टाइम लगाएगी, वो हमें उसी से पता चलता है। अब फोर्थ पे आते हैं, अभिकारक व उत्पाद की भौतिक अवस्था। उसमें हमने क्या बोला, अगर हम उसको सॉलिड को एस, गैस को जी, लिक्विड जो द्रव है उसको एल और जलीय विलयन को एक क्यू से प्रदर्शित कर देंगे तो हमें भौतिक अवस्था का भी पता चल जाएगा। जैसे कि
दूसरा जो उपाय है मैंने मान लिया, यहाँ पे Zn है तो Zn सॉलिड है, फिर H2SO4 है, वो क्या है, एक बस, फिर ZnSO4 वो भी क्या है, एक बस जलीय विलयन है AQ प्लस H2 क्या है हमारी गैस। तो ये हो गई हमारी अवस्था का। फिर उष्मा सेपी है या उष्मा शोषी है, उसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास अभिकारक है, अभिकारक और इधर उत्पाद है, तो अगर हमारी जो अभिक्रिया है वो उष्मा सेपी है तो उत्पाद की साइड हम क्या लिखेंगे, उष्मा। तो ये किसके लिए है, उष्मा सेपी के लिए। और उष्मा शोषी का क्या होगा, अभिकारक प्लस उष्मा और क्या बनाएगा, उत्पाद। ये किसके लिए आता है, उष्मा शोषी के लिए हम लिख सकते हैं, उष्मा शोषी। जैसे कि हमारे पास CO प्लस O2 है, वो CO2 प्लस उष्मा, तो वो क्या हो जाएगी हमारी उष्मा सेपी अभिक्रिया। तो ये हो गया हमारा पांचवा का भी उपाय। अब छह का क्या है, गैस मुक्त होने पे जानकारी पता ना चलना। जैसे कि यहाँ पे H2 गैस है, वो क्या हुआ, गैस मुक्त हुई, तो अब इसमें पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर हम इसको इस एरोस के द्वारा दर्शा दें तो ये क्या बताएगा कि हमारी जो अभिक्रिया है उसमें जो H2 गैस है वो क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। ये हो गया। उसके बाद सातवां क्या, अवक्षेप बनने पे, तो हम उसके लिए एक अभिक्रिया लिखते हैं, जैसे कि AgNO3 है प्लस AgNO3 प्लस HCl, जिसमें AgCl बना प्लस HNO3 बना। तो अब Ag जो Cl है वो हमारा क्या है, अवक्षेप है। तो इसमें अवक्षेप को हम क्या करेंगे, ऐसे इधर सॉलिड अवस्था लिख दी, और ये जो तीर का निशान है वो ये दर्शाएगा कि यहाँ पे AgCl है वो क्या है, हमारा अवक्षेप है। तो हमको इस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो अवक्षेप वाला भी हो गया। अब अभिक्रियाओं की शर्तों का पता, तो जैसे हमारे पास अभिक्रिया है, यहाँ अभिकारक है, और जो कंडीशंस है वो हम इस तीर के निशान पे बना देते हैं, उत्पाद। जैसे यहाँ पे अगर कोई उत्प्रेरक है या फिर ताप, दाब, ये हमारी कंडीशंस होती है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आता है हमारा 9, अभिक्रिया का उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय। तो हम इसको किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं कि अगर हमारे पास अभिकारक है, उसको हम, अगर वो अनुत्क्रमणीय है तो इस प्रकार से उत्पाद, इस प्रकार से लिखेंगे तो ये क्या दर्शाएगी कि उत्कर्मणीय है, उत्कर्मणीय। और अगर हम कहें कि जो अभिकारक है वो इस प्रकार से है, उत्पाद के रूप में, तो ये वाली जो होती है वो होती है अनुत्कर्मणीय। तो ये क्या बताएगी, ये जो एरो है वो क्या बताएगा कि ये अभिक्रिया आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है। ये शर्तों पर निर्भर करता है कि उसका ताप क्या है, दाब क्या है, उत्प्रेरक क्या है वो। और अभिकारक से सीधा अगर ऐसे तीर का निशान है तो इसका मतलब है अभिकारक सीधा उत्पाद बनेगा, उत्पाद से अभिक्रिया अभिकारक नहीं बनेगा, तो वो क्या होता है, अनुत्क्रमणीय। जैसे कि हमारे पास हम इसमें ले सकते हैं कि N2 प्लस H2 NH3, तो यहां से क्या होगा, N2H2 मिलके NH3 बनाएगा, और फिर NH3 क्या करेगा, वापस से टूट के N2H2 में बनेगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी। और अनुत्क्रमणीय जैसे C प्लस O2 CO2, तो ये हमारी क्या होगी, अनुत्क्रमणीय। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।